हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। काफ़ी टाइम बाद व्लॉग आ रहा है आज। सो अभी हम निकल चुके थे गुड़गांव से इंदौर के लिए और काफ़ी नींद भी पूरी नहीं हो पाई है और थोड़ा कम समय था तो इसलिए फ़्लाइट लेनी पड़ी आज। सो अभी हम चलते हैं यहाँ से इंदौर, वहाँ से दिखाते हैं हम आपको आगे का रास्ता और आगे के दर्शन कराते हैं। सो दोस्तों, फाइनली हम एंटर हो चुके थे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1। यहाँ पर इतनी भीड़ तो नहीं थी बिकॉज आजकल जो चेक इन है वो पहले से हो जाता है, तो अपने वेब चेक इन किया फटाफट। सामान ऐसा कुछ था नहीं हमारे पास, सो फटाफट से आप चेक इन किया हमने। थोड़ी इसमें रूल्स रेगुलेशंस होती हैं जो पूरी करनी होती हैं आपको। उसके बाद थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आप चले जाते हैं अंदर। अंदर जाके क्या होता है कि आपको बोर्डिंग पास दिखाना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके सभी यहाँ पे जो सामान होता है आपका सब चेक होता है। लगेज काउंटर अलग होता है और इसका जो आपका शायद आपका पर्सनल बैग है, आपके हाथ में कुछ सामान होता है, वो अलग होता है। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ से आगे चेक इन काउंटर पे। सो फाइनली हमने जल्दी जल्दी चेक इन किया यहाँ पे बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट ऑन टाइम, बट फिर भी थोड़ा जल्दी जाना होता है क्योंकि फ्लाइट उड़ जाती है फिर वापस नहीं आती। सो यहाँ पे पूरी चेन सिस्टम होता है जिसमें आपको सामान रखना होता है। लगेज का अलग होता है और जो आपका पर्सनल बैग है उसका अलग, बट आपके पास पानी की बोतल है, चार्जर है, फ़ोन है, बेल्ट है, वो सब आपको अलग से चेक कराने होते हैं। मतलब उसमें कोई भी ऐसा पदार्थ ना हो कि जो कटिंग वटिंग हम कर सकते हैं। बट चेकिंग जो होती है वो काफ़ी हैवी होती है यहाँ पे, बट फिर भी देखा होगा आपने प्लेन हाईजैक हो जाते हैं। बट कोई नहीं, हमें उससे कर लेने देना। चलते हैं आगे, देखते हैं अभी फ़्लाइट का क्या हाल है अपना। और यहाँ पर फ़्लाइट तो ऑन टाइम ही दिखा रही थी हमें, और जैसे जैसे हमारा गेट था, हमारा गेट नंबर 7 था यहाँ पे। सो गेट नंबर 7 में फ़्लाइट भी आ चुकी थी, बट हमारी इंडिगो की फ़्लाइट थी। बट रास्ते में कुछ देखा हमने, एयरपोर्ट पे कुछ हंगामा हो रखा था बिकॉज स्पाइस जेट की फ़्लाइट काफ़ी डिले थी, करीब 3-4 घंटे। सो अब देखा हमने कि हमारे पास आधे घंटे का टाइम था, तो थोड़ा घूम फिर लेते हैं। और दिल्ली एयरपोर्ट देखा जाए तो काफ़ी बेटर है बाकी एयरपोर्ट से, बिकॉज मतलब ऐसा कोई मैंने एयरपोर्ट देखा भी नहीं है। बट हाँ, जो लोकल एयरपोर्ट है हमारे यहाँ के, लाइक मैं भोपाल गया हूँ, जयपुर, इंदौर, इन सब के एयरपोर्ट के मुकाबले दिल्ली एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे आपको सभी अच्छे ब्रांड मिल सकते हैं। गुची आपको मिल जाएगा, ज़ारा यहाँ पे, LV, ऑलमोस्ट सभी अच्छे अच्छे ब्रांड हैं। और MX कार्ड के लिए तो अलग से लॉन्च होता ही है हर जगह, सेंचुरियन कार्ड के लिए। सो MX कार्ड बट अभी नहीं है हमारे पास। सो हम चलते हैं यहाँ से, थोड़ा वॉशरूम चेक किया यहाँ पे बिकॉज टाइम काफ़ी था। लेकिन फाइनली बोर्डिंग का टाइम आ चुका था हमारा प्लेन में बैठने के लिए। तो अब चलते हैं हम एस्केलेटर पे धीरे धीरे और पहुँचते हैं अपने बोर्डिंग तक। लेकिन एयर गेट नंबर 7 से पहले जाने से पहले मैंने देखा कि पतंजलि अब रामदेव यहाँ पर भी हैं, बिकॉज काफ़ी इंटरनेशनल लोग होते हैं। बिकॉज ये तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है तो इंटरनेशनल लोग तो नहीं आएंगे यहाँ पे, बट फिर भी काफ़ी होता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं बाबा रामदेव की जो इजीली अवेलेबल हो सकती है, जो चाहिए होती है लोगों को, लाइक एसिडिटी वगैरह के लिए होता है, जो भी चीज़ें होती है वो अवेलेबल रहती है यहाँ पे। उसके बाद ये था अपने यहाँ पे बैठने की जगह, जहाँ पे हमें करीब करीब 40 से 50 मिनट वेट करना था। वेट करके फाइनली अपनी फ़्लाइट आ चुकी थी और अब हम चल चुके थे फ्लाइट की तरफ। और आपको बता देता हूँ कि एयर इंडिया की फ़्लाइट तो बिल्कुल ही बेकार है, बट इंडिया की फ़्लाइट फिर भी बेटर है। अब डोमेस्टिक भी जा रहे हैं तो। और यहाँ फिर हॉस्टेज हमने वही स्टार्ट किया, दरवाजे यहाँ से खुलेंगे, ये सब यहाँ पे होता है। सो भी रास्ते का सफ़र तो इतना था, बट जो मेन व्लॉग है ये वो है उज्जैन का। सो हम निकल चुके थे उज्जैन, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए। टाइम थोड़ा कम था, सो इसलिए हम, बिकॉज ट्रेन भी अवेलेबल होती हैं, बस थोड़ा जल्दी में जाना पड़ा बिकॉज एक ही वीकेंड मिलता है। सो अभी हम चलते हैं इंदौर। पहले इंदौर से दोस्त है अपना, उसके बाद जाएंगे, पहले उसको पिक करेंगे, वो हमें पिक करेगा। उसके बाद चलते हैं हम इंदौर के लिए। रास्ते में खाना आ चुका था, एक छोटा सा सैंडविच और एक कोल्ड ड्रिंक दे दी इन्होंने 500 रुपये में, जो कि मतलब बिल्कुल ही खाने लायक नहीं था। बट फिर भी ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी हमारी, 7:40 की लैंडिंग थी वहाँ पे। सो ऑलमोस्ट हम 7:30-8 बजे करीब लैंड हो चुके थे इंदौर में। अब आगे का सफ़र ये था कि रात को तो कहीं निकल नहीं सकते थे बिकॉज थकान भी बहुत ज़्यादा थी, और इसके अलावा ये था कि प्रॉपर दर्शन अच्छे से होने चाहिए। सो इंदौर में जैसे लैंड होते हैं हम, उसके बाद इंदौर में लैंड होते हैं हम 7:30 से 8 के बीच में। और फिर ये था कि ओमकारेश्वर जी पहले जाना था बिकॉज वहाँ का रास्ता थोड़ा लेंदी है और थोड़ा आउटर एरिया है, बट ऐसा हमने सुना था। बट आगे दिखाता हूँ ब्लॉग में आपको।
कि इसमें कैसा कैसा रास्ता है, क्या है आगे का। सो फाइनली ये था कि अभी इंदौर पहुंच चुके थे हम रात को 8:30 बजे करीब, और एयरपोर्ट से फटाफट चेकआउट किया हमने यहाँ से। और फिर थोड़ा यह था कि ऑफिस से आया था तो टाइम नहीं मिल पाया था ना, सो जल्दी से निकलते हैं हम अहिल्याबाई एयरपोर्ट से बाहर। और इसके बाद देखते हैं इंदौर जाते एक ढाबा है, राजा राम का ढाबा, कि बहुत ही फेमस ढाबा है वहाँ का, काफ़ी भीड़ होती है इसके पास। मतलब भीड़ तो ऐसी थी जैसे कि पता नहीं क्या ही खाना उसका, पर थोड़ा वहाँ का टेस्ट अलग होता है, तेल डालते हैं, थोड़ा हल्की मीठी रहती है। तो भाई सुबह के बजे हैं अभी 5 और हम निकल चुके थे ओमकारेश्वर के लिए। 3-3.5 घंटे का रास्ता है बेसिकली यहाँ से। और फिर वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ पर लाइन है क्या है, मिलते हैं। पूरा शहर सन्नाटा है अभी तो। सो दोस्तों अपनी यात्रा शुरू हो चुकी थी इंदौर से, हर हर महादेव। और इंदौर में काफ़ी शांति है ना, बिकॉज़ वहाँ पे इतना क्राउड नहीं है। सो रास्ते में हमें एक जगह रुक के चाय पी हमने। चाय बहुत छोटी मिलती है यहाँ पे, लाइक वाराणसी सेम। बट जो ओमकारेश्वर जी का रास्ता था वो थोड़ा डांडा बोलते हैं उसको वहाँ पे, मतलब थोड़ा पहाड़ वाला रास्ता था। जैसे उत्तराखंड के पहाड़ तो अलग हैं, बट वहाँ के पहाड़ सूखे पहाड़ है, सेम एज राजस्थान। MP इज़ ऑलमोस्ट राजस्थान, मतलब सेम ही सब चीज़ वहाँ पे। लेकिन ये था कि सुबह का टाइम अंधेरा टाइम था, तो वहाँ पर हम गाड़ी जाते ही नहीं चला सकते थे। बट जो कि अभी रिसेंटली अपडेट आई थी वो ये था कि ओमकारेश्वर जी का रास्ता काफ़ी अच्छा कर दिया है अभी। सो वैसे तो रोड्स में से कोई दिक्कत नहीं थी। जो लोग बोलते हैं कि टाइम लगता है, रोड टूटी हुई हैं, वो बिकॉज ये है कि अगर आप वीकेंड पे जाते हैं तो सब जनता भी वीकेंड पे आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप दर्शन करने हैं वहाँ के में तो आप वीकेंड ना चुनें। रास्ते में ढाबे मिलते हैं ऐसे जिनमें कि भट्टी जलती है और मतलब इतना धुआं होता है कि दिल्ली का पोल्यूशन भी फेल है। बट फिर भी सब लोग सेफ है यहाँ पे, सबका बढ़िया चल रहा है। थोड़ा उससे आगे चलते हैं हम तो शनिदेव का मंदिर आता है, एक बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे जिनकी काफ़ी मान्यता है। सो उसमें मत्था जरूर टेकें। बट हम थोड़ा अर्ली थे तो हम नहीं वहाँ पे दर्शन कर पाए। और आगे चलते हैं फिर। रोड काफ़ी साफ़ हो चुकी थी, अच्छी रोड है, टूटी फूटी रोड, मैक्सिमम आपकी 1 से 2 किलोमीटर होगी। तो ये नया फल है कि बहुत टाइम लगता है वहाँ जाने में, या बहुत ख़राब रास्ता है। बट एक अगर आप वीकेंड्स पे जाएंगे जब पूरे ऑल ओवर NCR की छुट्टी सेम डे पे होती है तो ऑफकोर्स वहाँ भीड़ होगी। बट अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो आप ऐसे टाइम चुनिए जब छुट्टी ना हो, ताकि आप छुट्टी ले भी सकें। सो इसमें ऐसा नहीं होता। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, तब से ही यहाँ पर ओमकारेश्वर जी का मंदिर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। अब आप देखते हैं रोड आगे रोड कैसी है यहाँ पे, बिकॉज काफ़ी सन्नाटा है। ढाबे 1-2 मिलेंगे आपको जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है अभी, बिकॉज काफ़ी इसका भी ये हुआ है कि ओमकारेश्वर जी को भी अच्छे से बनाते हैं, बट लोकलाइट से मना कर दिया था वहाँ पर, उन्होंने धरने दे के वो नहीं कर पाए। लेकिन आज भी है कि जैसे महाकाल का तो ये हो चुका है कि प्रॉपर गवर्नमेंट उसको अंडर में ले चुकी है अपने, तो वहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे वहाँ पे सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि जब यहाँ पर भी डेवलपमेंट की बात आई तो यहाँ के जो लोकल लोग थे या लोकल शॉपकीपर्स थे, उनका ये था कि हमारा जो काम है वो ठप हो जाएगा। सो इस वजह से यहाँ पर डेवलप नहीं होने दिया इनको। लेकिन रास्ते में आपको यह है कि सड़क अच्छी मिलेगी, काफ़ी 1-2 ढाबे मिलते हैं जो कि जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। बट लिटरली वो है कि जो टेस्ट है यूपी या उधर का वो अलग है, थोड़ा डिफरेंट मिलेगा आपको। सो फाइनली जब एंटर करते हैं हम ओमकारेश्वर जी के एरिया में, जो उनकी जो नगरी है, नर्मदा जी से ही शुरुआत होती है हमारी। यहाँ पर काफ़ी एक लंबा ब्रिज आता है जिसको आपको पार करके जाना होता है, और यही नर्मदा रिवर है जो कि ओमकारेश्वर जी के चारों तरफ है। सो जो द्वीप बना है वो ओम के आकार में, वो इसी के उसमें बना हुआ है, और वो कोई मैन मेड नहीं है। दैट इज़ लिटरली वो गॉड गिफ्ट ही है वहाँ के लोगों को, या जो बना भी है वहाँ पे इस तरह से। सो ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि खुद से बनाया है, बट ऐसा नहीं, वो अलग से ही बना है। सो अभी यहाँ पे जैसे हम नर्मदा रिवर पार करते हैं, सो धूप काफ़ी हो चुकी थी, काफ़ी अच्छा माहौल था, और हमें तो मुश्किल से मतलब 70 से 80 किलोमीटर का रास्ता था हमारा। बट फिर भी हम ये कि 2-2.5 घंटे में पहुँच चुके थे हम। तो यहाँ पर देखा हमने कि इतनी भीड़ तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कुछ ही लोग आ रखे थे। मिनिमम आप मान सकते हैं या मैक्सिमम मान सकते हैं आपकी 20 से 25 गाड़ियाँ होंगी। सो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जो धर्म होता है वो है कि पहले आप नहाएंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद आप मंदिर में दर्शन करेंगे। सो अभी हम गाड़ी पार्क करके चलते हैं तट पे, और तट पे नर्मदा जी का इतना साफ़ पानी
तो शायद मैंने हरिद्वार में गंगा जी अभी नहीं देखा होगा। इतना क्लियर पानी, क्रिस्टल की तरह क्लियर पानी था यहाँ पे। और फिर हमें एक पुल पार करना होता है, सामने मंदिर है। और जैसे कि रील देख रहा हूँ आजकल की 6 माले की बिल्डिंग भरी हुई है, ऐसा कुछ नहीं था। लिटरली हमारे अच्छे दर्शन हुए हैं वहाँ पे। सो और इतनी भीड़ भी नहीं थी। सो हम चलते रहे धीरे धीरे आगे। बट ये था कि 1 घंटा आप मान सकते हैं कि अगर भीड़ नहीं भी है तो भी आपको लग जाएगा, बिकॉज नहाने में फिर उसके बाद वापस ऊपर जाने में, पुल पार करने में टाइम लग जाता है इतना। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जो पंडित जी आगे आपकी पूजा भी करा देते हैं, प्लीज़ थोड़े बहुत दक्षिणा देकर आप करा सकते हैं। मंदिर काफ़ी पौराणिक है, काफ़ी यहाँ पे अलग तरह के चित्र बने हुए हैं जो कि समझने के लिए पूरा ज्ञान चाहिए होता है। लेकिन जो मेन लाइन थी मंदिर की, जो मेन गेट था जहाँ पे दर्शन होते हैं, वो बहुत छोटा था। सो वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी, लेकिन वहाँ पे अच्छे दर्शन हुए हमारे। और फिर पंडित जी से हमने अच्छी पूजा कराई बैठ के अपने, और हम वहाँ से वापस निकल गए। अब ये था कि ऑलमोस्ट वहाँ पे टाइम हो चुका था, 2-3 बज चुके थे दोपहर के। सो अभी ये था कि अब इंदौर जाके देखते हैं कुछ कि आगे क्या करना है, बिकॉज महाकालेश्वर तो अभी हुआ ही नहीं है हमारा। लास्ट टाइम हो क्या रखा था, बट ये है कि जब जगह रखे यहाँ पर तो दोनों शादी करके आए। तो हम निकल गए उज्जैन से, वापस उज्जैन के लिए ओमकारेश्वर से। और सड़क पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है, अदरवाइज द रोड इज़ परफेक्ट। और मतलब अभी रोड डाल रहा हूँ मैं अप्रैल में। सो मे भी आप मई और जून तक अच्छी रोड्स वहाँ पा सकते हैं। काफ़ी अच्छा हाईवे है और टाइमिंग भी बहुत से बहुत कम ही लगेगी आपको। सो अभी निकलते हैं हम उज्जैन के लिए यहाँ से। और उज्जैन में देखिए अभी नंबर है, ये एमपी वालों की, राजपूतों की शान है, राजा नंबर लिखवा के चलते हैं। सो सबका अलग होता है। बाकी एमपी के राजा महाकाल ही हैं। सो वहाँ से हम पहुँचते हैं महाकाल, गाड़ी पार्क करते हैं अपनी। और ये महाकाल की जो नगरी है, यहाँ पर भी हमारी किस्मत इतनी अच्छी रही है हमेशा कि हमें ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं मिला यहाँ पे। बिकॉज महाकाल में इतनी भीड़ होती है, जब आप किसी ओकेजन पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बट सो जैसे ही आप एंटर होते हैं महाकाल की नगरी में, आपको दूर से ही स्क्रीन दिख जाती है दूर दूर तक, कि जो अंदर नहीं आ पाते हैं, जिनके घुटनों में दिक्कत है, जो नहीं चल पाते हैं, वो भी दर्शन कर सके बाहर से। और यहाँ पे जो लेफ्ट में पूरी नदी है एक तरह से, और ये महाकाल लॉक बहुत बड़ा बना हुआ है, जिसका उद्घाटन हमारे मोदी जी ने किया था। बट यहाँ पे है कि पुल क्रॉस करते हैं आप, 2 रास्ते हैं बेसिकली इसके, आप उस तरफ से भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि ये रास्ता जो है, यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा स्लॉट अच्छा रहता है। सो आप पार्किंग से जा सकते हैं आराम से। इसके बाद ये है कि काफ़ी अच्छा नज़ारा है। आप जब भी आएँ तो टाइम निकाल के आएँ, बिकॉज महाकाल में ऐसा नहीं है कि आप घूमने की ट्रिप पे आते हैं। तो जो महाकाल का जब बुलावा आता है, आप खुद से चले आते हैं। भीड़ थी बट थोड़ी कम भीड़ थी, बिकॉज महाकाल के मंदिर में जो भीड़ होती है वो तो बाहर तक लाइन लगती है। बट हमारे इधर की अगर आपको आधे 1 घंटे लाइन मिलती है तो यू आर वेरी लक्की कि वो लाइन नहीं है। उसके बाद देखिए आप, इतनी भीड़ नहीं थी आज, धूप का समय था, धीरे धीरे चलते रहे आगे हम। अब आगे चल के देखते हैं कि दर्शन कैसे होते हैं। और बिकॉज भी है कि वीआईपी प्रोटोकॉल भी है यहाँ पे, पास भी चलते हैं। लेकिन ऐसा कोई भीड़ थी नहीं यहाँ पे, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। सो हमने फटाफट से अपने फ़ोन लॉकर में रखे, और फ़ोन लॉकर रख के थोड़ा ये था कि यहाँ पे थोड़ा धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पूरी ग्रीनरी बनाई हुई है महादेव की मंदिर की मूर्ति के सामने, मंदिर के सामने भी है ऑब्वियसली। सो यहाँ पर लोग घूम सकते हैं अपना अच्छे से, जो रेस्ट करना है वो रेस्ट कर लेते हैं, कुछ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं अपना। बट सुकून की जगह है कि यहाँ पे आप कभी भी अगर इंदौर आते हैं या मंदिर जाते हैं तो आप ऐसा नहीं कि मंदिर जाके वापस आ जाएं। ये काफ़ी जगह ऐसी है यहाँ पे जहाँ पे आप अच्छे से घूम सकते हैं, सुकून ले सकते हैं। जो महाकाल के भक्त हैं उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छा सुकून मिलता है। सो यहाँ पे देखिए आप, चारों तरफ इन्होंने लकड़ी का बनाया हुआ है, और लकड़ी के चारों तरफ ग्रीनरी है। इसके बाद दर्शन किए हमने अच्छे से महाकाल के, क्योंकि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था तो फोन वीडियो नहीं बना पाए। उसके बाद हम निकल चुके थे काल भैरव के मंदिर के लिए। सो ये कि अगर उज्जैन जा रहे हैं यहाँ पर महाकाल के दर्शन किए हैं तो काल भैरव के दर्शन भी करने ज़रूरी हैं। अगर एक राजा है तो एक वजीर है वहाँ के। लेकिन काल भैरव के मंदिर में जो हमने देखा, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। वहाँ पे कम से कम 3 से 3.5 घंटे की लाइन थी, और उस लाइन में इतनी धूप, आप देख सकते हैं कि पानी भी लोग बेच रहे हैं। सो दोस्तों फाइनली अभी आ चुके हैं हम एयरपोर्ट पे, और अभी फ़्लाइट जो थोड़ी डिले हो गई थी, तो 9 बजे की फ़्लाइट है। 10:30-11 बजे तक हम गुड़गांव पहुंच जाएंगे, एंड देन ऑफिस। अब यह है कि फटाफट फ़्लाइट चले तो हम चलते हैं गुड़गांव के लिए वापस, और रात को ही ऑफिस भी करना है।
बिकॉज ऑफ टाइम इशू। सो फ्लाइट में बैठ चुके हैं और दिल्ली लैंड हो चुके हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और शेयर कीजिएगा, और कोई भी कमेंट आता है तो आप